गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रिय विद्यार्थियों, कल की जो क्लास थी उसमें हम पढ़ रहे थे विद्युत अपघटन। क्या पढ़ रहे थे? विद्युत अपघटन। उस विद्युत अपघटन को हमने कल कंप्लीट किया था और उसके बाद में हम पढ़ रहे थे विद्युत अपघटनी सेल। उसकी हम आज चर्चा करेंगे। जो पीछे की दो क्लासें हुई हैं उन दोनों क्लासों को आपने ध्यानपूर्वक समझा होगा, साथ साथ नोट भी किया होगा। बिल्कुल मैं आशा करता हूँ कि आपको 100% समझ में भी आया होगा। और यदि उनमें किसी प्रकार का आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ साथ नोट्स भी बनाएं। और एक विशेष तौर से जो भी विद्यार्थी नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे, जिससे कि जो भी नया वीडियो आए वह आप तक पहुंच सके। और जो भी आपके मित्र हैं उनको ये क्लासेस शेयर करें, उनको भी इस समय का फ़ायदा मिल सके और आप सभी लोग इसको लाइक ज़रूर करें। आज हम जो इसका अगला टॉपिक था उसकी बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। जब तक आप एक बार जल्दी से टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले एक बार सभी लोग एक साथ जुड़ जाएं। और अब मैं शुरू कर रहा हूं तो बिल्कुल आपको पेन और नोटबुक साथ लेके बैठना है और साथ साथ में आराम से नोट्स भी करना है। और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आए उसको आपको कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना है। उस कमेंट बॉक्स को देख के आपका उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम शुरुआत करते हैं वापस उसी टॉपिक की। वह है आपका जो नया टॉपिक है उसका नाम है विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल। देखिए आपके पास में नाम लिखा विद्युत अपघटनी सेल, लिखा ना कि विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं? कि ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कि ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसे हम कौन सा सेल कहते हैं? विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इस विद्युत अपघटनी सेल का एक अन्य नाम है, उस अन्य नाम को हमें जानना है और वह नाम क्या होता है आपका? वोल्टामीटर। क्या नाम होता है? वोल्टामीटर। तो आप इसको ये भी कह सकते हो वोल्टामीटर। क्या कह सकते हो? वोल्टामीटर। अब यदि इसकी हम परिभाषा लिखें कि विद्युत अपघटनी सेल की परिभाषा क्या होगी या वोल्टामीटर किसे कहते हैं, तो लिखना है ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ओके, कि ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसे कौन सा सेल कहते हैं? विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कि जो विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज करता है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे विद्युत अपघटनी सेल या क्या कहते हैं? वोल्टामीटर कहते हैं। अब देखिए, यदि हम इस विद्युत अपघटनी सेल के परिपथ की बात करें, विद्युत परिपथ की बात करें, विद्युत परिपथ कैसा होता है तो एक बार आप समझिए कि विद्युत परिपथ में क्या होता है। सर्वप्रथम हम लेते हैं एक पात्र। क्या लेते हैं? एक पात्र ले लेते हैं। यह आपका एक पात्र है, ठीक है। इस पात्र में जो विद्युत अपघटनी सेल है, इस सेल का जो ये पात्र है, इस पात्र में आपके पास में कोई एक विद्युत अपघट्य भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? विद्युत अपघट्य भरा हुआ है। इस पात्र में जो विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, इस विद्युत अपघट्य भरे होने के कारण इसमें आपको एक विद्युत अपघट्य भरा है और इसमें कोई विलयन ले लिया। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये पात्र लिया, इस पात्र के अंदर आपने क्या भर दिया? कोई विद्युत अपघट्य भर दिया। ओके, विद्युत अपघट्य। यहां पे इसमें दो छड़ें लगी हुई है। ओके, वे छड़ें हैं पीटी धातु की। कौन सी धातु की? ये दोनों छड़ें पीटी धातु की दो छड़ें लगी हुई है। इन दोनों छड़ों को हमें तार की सहायता से एक सेल या बैटरी के द्वारा जोड़ना है। ये इसका कौन सा हिस्सा रहेगा? प्लस, और ये कौन सा हिस्सा रहेगा? इसका माइनस। तार या बैटरी की सहायता से
इसको बैटरी या सेल की सहायता से एक तार के द्वारा जोड़ना है और इस तार को हम कहते हैं संयोजन तार। क्या कहते हैं? संयोजन तार। इसमें जो दो इलेक्ट्रोड हैं इन दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ना है। अब इस बैटरी के जो दोनों इलेक्ट्रोडों को आपने संयोजन तार से जोड़ दिया, इसका ये तो रहेगा धन टर्मिनल, ये कौन सा रहेगा? ऋण टर्मिनल। जिस सिरे पे धन टर्मिनल रहता है उसको हम बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। और बैटरी के जिस सिरे से ऋण टर्मिनल जुड़ा होता है उसको बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड। तो ये चीज आपको सामान्यतः ध्यान रखनी है कि ये एक पात्र था, इस पात्र के अंदर कोई विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, इस विद्युत अपघट्य में दो पीटी धातु की छड़ें लगाई हुई हैं। इन छड़ों को एक संयोजित तार से एक सेल या बैटरी की सहायता से जोड़ते हैं। इस सेल या बैटरी का जो धन टर्मिनल है उससे कौन जुड़ा रहेगा? एनोड। और ऋण टर्मिनल से कौन जुड़ा रहेगा? कैथोड। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे नहीं है ना? आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो चलो ठीक है। अब इसकी हम व्याख्या करते हैं, किस प्रकार से इसको लिखना है उसकी हम बात करते हैं। तो एक बार मैं इसको कंप्लीट रूप से आपको वापस बना के बता देता हूं कि इस प्रकार से आपको इसका पूरे का एनालिसिस करना है। इसका हम 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे, किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो देखिए, जितना इसमें जो कुछ देर का उसका सारे का हम बिल्कुल अच्छी तरह से विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक पात्र बनाना है और उस पात्र में ये सारी चीज़ें जोड़नी है। तो सबसे पहले देखिए, ये आपको एक सेल बनाना है। ऐसे ये एक पात्र ले लिया। ठीक है? अब इस पात्र के अंदर आपको दो छड़ें लगानी है, एक कैथोड और एक एनोड। सबसे पहले आप इसमें जो अपघटनी विद्युत अपघटनी सेल है इसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ भर दो, या पहले दो छड़ें लगा देते हैं हम यहाँ पे। एक छड़ ये है, एक छड़ ये है, और इसके अंदर आपने भर दिया यहाँ पे विद्युत अपघट्य। क्या भर दिया भाई? विद्युत अपघट्य भर दिया। ओके। अब ये दो छड़ें लगा दी आपने और दोनों छड़ें किसकी है? पीटी धातु की है। तो आप यहां पे लिख देना, ये तो क्या हो गया? इसका पात्र हो गया। ये क्या हो गया? इसमें विद्युत अपघट्य हो गया। ये छड़ें दोनों कौन सी धातु की है? पीटी धातु की छड़। ओके, दोनों छड़ें पीटी धातु की, ध्यान रखना है आपको। अब इन दोनों छड़ों को आपको जो दोनों छड़ें हैं जिसमें आपको चालक तार की सहायता से, कौन से तार की सहायता से? चालक तार की सहायता से। अब यहां से आपको लेना है इसमें चालक तार। क्या लेना है? चालक तार। अब चालक तार की सहायता से इसको आपको सेल या बैटरी के द्वारा क्या करना है? जोड़ना है। तो देखिए, यह आपका कौन सा तार हो गया? चालक तार है। अब इस चालक तार को आपने ये सेल या ले लो, या इसको क्या कहते हो आप? बैटरी। सेल या बैटरी के द्वारा जोड़ना है। अब इस सेल या बैटरी का ये भाग है ना बड़ा बड़ा, इसको हम बोलेंगे धन टर्मिनल, और छोटा बड़ा भाग इसको क्या बोलेंगे हम? ऋण टर्मिनल। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। अरे इतना पता है ना? इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल का। अब जिस पार्ट से धन टर्मिनल जुड़ा हुआ है, क्या भाई? ये यहाँ पे सेल या बैटरी जुड़ा हुआ है, इसका बड़ा वाला भाग क्या है? धन टर्मिनल। छोटा वाला भाग क्या? ऋण टर्मिनल। तो जिस भाग से धन टर्मिनल जुड़ा हुआ है उससे क्या जुड़ा रहेगा? बताइए, देखिए कौन बताएगा? कोई बताएगा आप में से? चलो, इसको बोलते हैं हम एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। और जिस भाग से ऋण टर्मिनल जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं हम? कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड। ये चीज आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज। ये सामान्य चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, सबकी समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको यदि व्याख्या के रूप में लिखूं कि भाई किस प्रकार से आपको इसको नोट करना है, तो नोट ऐसे करना है, विद्युत अपघटनी सेल को, विद्युत अपघटनी सेल को एक पात्र, सबसे पहले क्या लिया आपने? पात्र। एक पात्र में विद्युत अपघटनी सेल में, एक पात्र में विद्युत अपघट्य भरा
जाता है। तो सबसे पहले आपने एक पात्र लिया और इस पात्र में क्या भर दिया आपने, विद्युत अपघट्य भर दिया। अब विद्युत अपघट्य भरा जाने के बाद में हम क्या कहेंगे, इसमें विद्युत अपघट्य भरा जाता है जिसमें पीटी धातु के 2 इलेक्ट्रोड, जिसमें ये पीटी धातु के कितने इलेक्ट्रोड है, 2 इलेक्ट्रोड, जिसमें पीटी धातु के 2 इलेक्ट्रोड व्यवस्थित होते हैं, जिसमें पीटी धातु के 2 इलेक्ट्रोड व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम क्या लिखेंगे कि पीटी धातु के 2 इलेक्ट्रोड व्यवस्थित हो गए। इसके बाद में लिखेंगे जो चालक तार की सहायता से सेल या बैटरी, जो चालक तार की सहायता से क्या है, सेल या बैटरी से क्या होते हैं, संयोजित होते हैं। जो चालक तार की सहायता से सेल या बैटरी से संयोजित होते हैं। तो इनको चालक तार के साथ सेल या बैटरी संयोजित कर दिया। अब क्या लिखना है इसमें कि बैटरी का जो बैटरी है, इस बैटरी का धन टर्मिनल से जुड़ा इलेक्ट्रोड, जो ये बैटरी थी, इस बैटरी का जो धन टर्मिनल है, इससे जुड़ा हुआ जो इलेक्ट्रोड है वह एनोड होगा और ऋण टर्मिनल से जुड़ा हुआ जो इलेक्ट्रोड है वह क्या होगा, कैथोड होगा। तो इसमें आपको लिखना है बैटरी के धन टर्मिनल से, बैटरी के धन टर्मिनल से, किसे, धन टर्मिनल से जुड़ा इलेक्ट्रोड, बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा इलेक्ट्रोड एनोड व ऋण टर्मिनल से जुड़ा इलेक्ट्रोड कैथोड, ऋण टर्मिनल से जुड़ा इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाता है। क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। तो ये चीज आपको सारी समझ में आ गई होगी इसकी, कि भाई विद्युत अपघटनीय सेल में एक पात्र में विद्युत अपघट्य भरा जाता है। ये पात्र, उसमें क्या भरा गया, विद्युत अपघट्य, जिसमें पीटी धातु के 2 इलेक्ट्रोड व्यवस्थित होते हैं। ये 2 पीटी धातु के इलेक्ट्रोड व्यवस्थित हैं, जो चालक तार की सहायता से सेल या बैटरी से जुड़ जाते हैं। जो चालक तार है ये दोनों, इसके द्वारा सेल या क्या कर दिया, इसको बैटरी से जोड़ दिया। तो बैटरी का धन टर्मिनल जिससे जुड़ा हुआ है एनोड और ऋण टर्मिनल जुड़ा, उसे क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे हम। अब यदि इसकी हम क्रियाविधि की बात करें तो क्रियाविधि में क्या होता है, जब विद्युत अपघटनीय सेल में हम करते हैं धारा प्रवाहित, क्या करते हैं, धारा प्रवाहित। जब विद्युत अपघटनीय सेल में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाहित करने पर जो इसमें भरा हुआ विद्युत अपघट्य है, क्या है, जो इसमें भरा हुआ विद्युत अपघट्य है, उसका अपघटन होता है, वह टूटता है, वह बिखरता है। भाई इसमें भरा हुआ जो विद्युत अपघट्य है उसका क्या होता है, अपघटन होता है, या वह टूटता है या बिखरता है। तो जिसके कारण जो ऋणावेश आयन होते हैं इस विद्युत अपघट्य के, जो इस विद्युत अपघट्य के ऋणावेश आयन होते हैं, जैसे आपने कहा कि इसके अंदर NaCl का विलयन भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, NaCl का। तो इसमें जो अपघट्य होगा, एक तो क्या बनेगा, Na+ बनेगा, एक क्या बनेगा, Cl-। तो ये ऋणावेश आयन है, ये कैसे धन। तो जो ऋणावेश आयन के विद्युत अपघट्य होता है वह किससे जुड़ता है, एनोड से जुड़ता है, अर्थात उसका ऑक्सीकरण होता है, अर्थात उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। विद्युत अपघट्य है, उस विद्युत अपघट्य का जब अपघटन होता है तो जो उसमें ऋणावेश भाग होता है वह किससे जुड़ता है, एनोड से जुड़ता है, अर्थात उसका ऑक्सीकरण होता है। और इसमें जो धनावेश भाग होता है या धनायन भाग होता है वह कैथोड से जुड़ता है, अर्थात उसका अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। तो ये जो क्रियाविधि है, ये विद्युत अपघट्य हमेशा इस प्रक्रम के क्या होता है, विपरीत होता है। क्या होता है, विपरीत होता है। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की, क्रियाविधि को किस प्रकार से हम नोट करते हैं, उस क्रियाविधि के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे मैं इसकी क्रियाविधि लिख देता हूं ना, क्रियाविधि।
विधि। तो ध्यान से देखिए आप क्रियाविधि को और बिल्कुल एक साथ अच्छी तरह से साथ साथ समझिए और साथ साथ नोट कीजिए। तो इसको देखिए आप, विद्युत अपघटनी सेल में धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघटित या इन कह सका आप कोष्टक में लिख सका टूटता है, अपघटित होता है। कि जो विद्युत अपघट्य है, ये विद्युत अपघटनी सेल है और इस विद्युत अपघटनी सेल में जो भरा हुआ विद्युत अपघट्य है, यदि उसमें आप कोई धारा प्रवाहित करोगे तो विद्युत अपघट्य टूटेगा। किस में टूटेगा? विद्युत अपघट्य आयनों में अपघटित होता है। विद्युत अपघट्य आयनों में अपघटित होता है। जब आपने धारा प्रवाहित की तो विद्युत अपघट्य किस में अपघटित हो गया? आयनों में अपघटित हो गया। अब आयनों में अपघटित होने के बाद में जो ऋणावेश आयन होते हैं वह किस पे अपघटित होता है? आयनों में अपघटित होता है। अब आगे लिखना है आपको, ऋणावेशित आयन एनोड पर जमा हो जाते हैं, अतः उनका ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। जो ऋणावेशित आयन है वे किस पे जमा हो जाते हैं? एनोड पे जमा होते हैं, अतः उनका ऑक्सीकरण होता है। और इसके बाद में धनावेशित आयन कैथोड पर जमा हो जाते हैं, अतः उनका अपचयन होता है। तो ये दोनों चीजें आपके अच्छी तरह समझ में आ गई। तो ये होती है इसकी क्रियाविधि। क्या होती है? क्रियाविधि। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट देखें, साथ साथ नोट कर लेना, समझ लेना। और किसी प्रकार कोई डाउट हो तो किस में पूछना है? कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना है। किस में पूछना है? कमेंट बॉक्स में। ठीक है। अब देखिए इसकी हम आगे बात करते हैं, एक एग्जांपल लेके। यहां तक सबको समझ में आ जाना चाहिए अच्छी तरह से। अब इसकी आगे की हम बात करते हैं। देखिए आगे लेते हैं इसको। कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा इसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले एग्जाम्पलों की बात करते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल लेते हैं हम। HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में आपको विद्युत अपघट्य लेना है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विद्युत अपघट्य का विद्युत अपघटन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विद्युत अपघट्य का विद्युत अपघटन। ठीक है। अब सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे हम? HCl है और HCl का आपको अपघटन करना है। ये विद्युत अपघट्य है और जब किसी विद्युत अपघट्य में हम क्या करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं। तो धारा प्रवाहित करने पर ये दो आयनों के रूप में टूटता है, नहीं टूटता है, जिसको हम किसकी संख्या देते हैं? धनायन और ऋणायन की संख्या देते हैं। तो देखिए धनायन और ऋणायन की संख्या जैसे आपने कहा कि भाई यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या लिख देना? 2H प्लस 2Cl माइनस। ठीक है। अब आपने ये कहा क्रियाविधि में कि जब ये आयन में अपघटित हो जाते हैं, तो आयन में अपघटित होने पर जो इसका ऋणावेशित भाग होता है, यानी ऋणायन भाग होता है, वे किस पे जमा होता है? एनोड पे जमा होता है। अर्थात उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और जो इसका धनावेशित भाग है वे किस पे जमा होता है? कैथोड पे जमा होता है। क्योंकि उसका क्या होता है? अपचयन होता है।
कहने का मतलब है कभी भी रिएक्शन होती है एक समान प्रकृति वालों की समान नहीं होती है, विपरीत चिन्ह दिखना चाहिए। कभी भी एक्शन होता है तो किसके साथ में होता है? विपरीत वाले के साथ में। सम विषम विपरीत होते हैं, उन्हीं के साथ में एक्शन होती है। कि यहाँ पे ये कैसा है? धनायन है तो धनायन के साथ में क्रिया नहीं करेगा, किसके साथ में क्रिया करेगा? ऋणायन के साथ में। और यहाँ पे कैसा है? ऋणायन तो किसके साथ में क्रिया करेगा? धनायन के साथ में। ये चीज़ हमें ध्यान होनी चाहिए कि सम्मान आपस में कभी रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि वैसे ही सम्मान है बेचारे, क्या रिएक्शन करेंगे। तो देखिए हम बात करते हैं 2HCl 2H प्लस 2Cl। तो सबसे हम पहले इसमें लिखते हैं एनोड को किससे दर्शाते? प्लस का ऑक्सीकरण। अब एनोड के हम ऑक्सीकरण की बात करते हैं तो इसमें HCl है तो यहां पे H प्लस है, वहां पे क्या है? Cl माइनस। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? 2Cl माइनस। अभिक्रिया करवा दे तो 2Cl माइनस की अभिक्रिया करवा क्या लिखेंगे? Cl2 प्लस क्या मुक्त हो जाएंगे? इससे 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। ओके, इसके बाद में लिखेंगे कैथोड माइनस का अपचयन, ये लिखेंगे। तो कैथोड माइनस के अपचयन में क्या है आपके पास में? कैथोड माइनस के अपचयन के रूप में है आपके पास में H, तो क्या लिखेंगे? 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस अभिक्रिया करके 2H, क्या लिखेंगे? 2H। तो ये हो जाएगा HCl विद्युत अपघट्य का विद्युत अपघटन। यहां पर किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अरे यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो एक बार सब लोग वेक्टर जरूर बना देके फटोफट एक साथ कमेंट कर दो देखिए सभी लोग। समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आ रहा है तो आप एक बार जरूर लाइक कर दे देखें। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं इसके आगे, और वे एग्जाम्पल लेते हैं नंबर 2। हम बात करते हैं गलित NaCl यानी सोकल का विद्युत अपघटन। गलित NaCl ले लिया, उसका हमें विद्युत अपघटन लेना है तो क्या लिखेंगे हम? 2NaCl, और 2NaCl का अपघटन किसके रूप में होगा? 2Na प्लस 2Cl माइनस के रूप में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, धनायन और ऋणायन हो जाएगा। अब वही बात है कि सम्मान आपस में क्रियाएं नहीं करते हैं, प्लस प्लस नहीं करेंगे, प्लस के साथ क्या होना जरूरी है? माइनस होना जरूरी है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एनोड प्लस का ऑक्सीकरण। एनोड प्लस का ऑक्सीकरण है। एनोड प्लस के ऑक्सीकरण में क्या है? 2Cl माइनस है, अभिक्रिया करेंगे Cl2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, और यहाँ पे क्या है आपके पास में? दूसरा क्या बचा? कैथोड माइनस का चिन्ह आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? अपचयन। क्या आएगा? अपचयन। तो इस अपचयन में आपको क्या लिखना है? सीधा सा ये लिखना है कि आपके पास में क्या था? Na, तो 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो 2Na, ये चीज़ आप लिख देना। तो ये हो जाएगा आपके पास में गलित NaCl का विद्युत अपघटन। तो ये आपके 2 एग्जाम्पल हो गए। इसके अलावा किसी विद्यार्थी को और कोई एग्जाम्पल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, उसका भी आपको समाधान 100% बताया जाएगा। बिल्कुल आप निश्चित होकर पढ़िए, आराम से साथ साथ नोट्स बनाइए, और बिल्कुल अपने जज्बात और जज्बे के साथ पढ़िए, जिससे आप अपनी मंजिल हासिल कर सको। ऐसा नहीं है कि नींद तो खूब टाइम से ले रहे हो, आप 3 महीने से ले रहे हो, 4 महीने से ले रहे हो, लेकिन अब तो जग जाओ, अब जगने का समय आ गया, अब सोने का समय नहीं है। इसलिए जितनी आपकी क्लास आ रही है उसको जरूर रेगुलर पढ़ें और साथ साथ उसके नोट्स बनाएं, जिससे आने वाले समय में आप अपनी मुकाम, अपनी कामयाबी हासिल कर सको। देखिए अब हम आगे चलते हैं और आगे के नए टॉपिक की बात करते हैं। चलो अब आगे के नए टॉपिक की हम बात करते हैं, और बिल्कुल शानदार और अच्छा टॉपिक है। देखिए वह टॉपिक है आपका विद्युत अपघटन के नियम। विद्युत अपघटन
के नियम। ठीक है, अब विद्युत अपघटन के नियम में आपने एक विद्युत अपघटन के नाम में एक फेराडे नामक नाम सुना होगा। फेराडे का मतलब क्या? फेराडे। एक फेराडे नामक वैज्ञानिक आता है और वह अपने कुछ नियम देता है। उन नियमों की हम आज चर्चा करेंगे कि विद्युत अपघटन के नियम। फेराडे नामक वैज्ञानिक की बात करेंगे कि फेराडे ने विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ में प्रवाहित आवेश के संबंध बताया। दो चीजें बतानी है कि विद्युत अपघटन का नियम है, फेराडे नामक वैज्ञानिक था और इस फेराडे नामक वैज्ञानिक ने दो चीजों के बारे में बताया था। फर्स्ट चीज थी, उसका नाम था कि जो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ, इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ, फर्स्ट चीज तो ये थी। और सेकंड चीज इसने क्या बताई है? सेकंड चीज इसने बताई है, वह बताइए प्रवाहित आवेश। प्रवाहित आवेश, इन दोनों के बीच में इसने क्या बताया है? संबंध बताया है। क्या बताया है? संबंध। इस संबंध को हमें जानना है और इन दोनों के बीच में जो संबंध है वह फेराडे ने अपने दो नियमों के द्वारा समझाया है। एक आता फेराडे का प्रथम नियम, एक आता फेराडे का द्वितीय नियम। उनकी हम चर्चाएं करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट की और उसको नाम देते हैं हम फेराडे का प्रथम नियम। फेराडे का प्रथम नियम। अब इस फेराडे के प्रथम नियम में क्या दे रखा है कि फेराडे का प्रथम नियम कहता है कि किसके द्वारा दिया गया है? फेराडे के द्वारा। क्या लिखेंगे? फेराडे के अनुसार विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित या जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के क्या होती है? समानुपाती। जो इलेक्ट्रोड है, उन इलेक्ट्रोडों पर जो जमा होने वाला पदार्थ है उसकी मात्रा, उस पर जो आवेश आता है उसके क्या होती है? हमेशा समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती होती है। तो इसको सबसे पहले एक लाइन में लिखते हैं हम कि भाई किस प्रकार से इसने क्या बताया था। तो फेराडे के नियमानुसार की बात करते हैं, इसमें लिखेंगे फेराडे के अनुसार। किसके अनुसार? फेराडे के अनुसार विद्युत क्या है? विद्युत अपघटन की क्रिया में, विद्युत अपघटन की क्रिया में, फेराडे के अनुसार विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित, इसको हम क्या बोल सकते हैं? निक्षेपित की जगह आप क्या लिख सकते हो? जमा। निक्षेपित या क्या बोल सकते हैं इसको? जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा, जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा को, जो निक्षेपित या जमा होने वाला पदार्थ है उसकी मात्रा प्रवाहित आवेश की मात्रा, प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। फेराडे के अनुसार विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित या जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के क्या होती है? समानुपाती होती है। अब इसमें हम जो संबंध देखते हैं उस संबंध की बात करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं M समानुपाती Q। यहां पे M समानुपाती Q है। M यहां पे है वह निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। किसकी मात्रा है? निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। और Q है वह है प्रवाहित आवेश। तो यदि हम इसको ऐसे लिखें कि M समानुपाती Q है, इसको हम लिखेंगे M। यदि यहां पे हम समानुपाती का चिन्ह हटाए तो यहां पे क्या लिखेंगे? M बराबर WQ। ये समीकरण हम मान लेते हैं 1। यहां पे जो W है, इस W को हम लिखते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या लिखते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो M बराबर WQ। अब आपको पता है कि जो आपके पास में Q होता है, आप यहां पे एक लाइन लिख लेना, हम जानते हैं कि क्या जानते हो? बताओ देखे कि हम जानते हैं कि, हम ये जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है? I इंटू T होता है।
कि हम ये जानते हैं कि Q बराबर होता है I इंटू टी। ये आप जानते हो कि नहीं जानते हो? Q क्या है? आवेश, I क्या है? धारा, T क्या है? समय। तो इसको आप समीकरण कौन सी मान लो? 2 नंबर मान लिया। अब हमें किन दोनों समीकरणों को सरल करना है? समीकरण 1 और समीकरण 2 को सरल करते हैं। तो हम यहाँ पे ये लिख दो, समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरण लेनी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? M बराबर W, Q की जगह क्या लिख दो आप सीधा सा? I T। क्या लिख दो? I T। तो यहाँ पे Q और यहाँ पे क्या हो जाएगा? I T। अब यहाँ पे आप ये मान लो, हम मानने पर या हम इसको मान सकते हैं कि I का मान 1 ले लो और T का मान भी कितना ले लो? 1। तो इसको हम लिखते हैं मानते हैं। तो मानने पर क्या लिखना है? माना कि I बराबर 1 एम्पियर और T बराबर 1 सेकेंड। तो ये क्या हो जाता है? M बराबर W। क्या हो जाता है? M बराबर W। ठीक है, तो ये होता है इन दोनों के बीच में संबंध। और यहां पे आप लिख लेना, यहां M क्या था भाई? सबसे पहले आपने ये कहा है कि M यहां पे है निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है। क्या है? निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। Q क्या लिखा आपने यहां पे? आवेश। तो वे क्या है? प्रवाहित आवेश है। कौन सा? प्रवाहित आवेश। प्रवाहित आवेश। इसके बाद में क्या बचा भाई? W को क्या लिखा आपने? तुल्यांक लिखा है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। W बराबर क्या होता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। I धारा, T समय। तो ये चीज आपको सबको समझ में आ गई होगी कि M समानुपाती Q होता है। समानुपाती चिन्ह को हटाया, W आ गया। W यहाँ पे विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो Q बराबर I इंटू टी होता है। समीकरण 1 व 2 को सरल करते हैं तो M बराबर W इंटू IT। माना कि I बराबर 1 एम्पियर है और T बराबर 1 सेकेंड है। तो M बराबर क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। ये होता है फैराडे का प्रथम नियम। क्या होता है? फैराडे का प्रथम नियम। अब देखिए, फैराडे के प्रथम नियम के बाद में अगला बचता है, वह है फैराडे का द्वितीय नियम। आज इस क्लास में फैराडे के प्रथम नियम तक चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें फैराडे का द्वितीय नियम पढ़ेंगे और फिर कुछ इकाइयां पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट शानदार इकाइयां पढ़ेंगे, उनके मात्रक पढ़ेंगे। तो आपको यहां तक सारे नोट्स बनाने हैं, साथ साथ समझना है। और यदि कोई टॉपिक न समझ में आए तो उसका कमेंट बॉक्स में पूछना वैसा क्वेश्चन, और बिल्कुल अच्छी तरह से आप साथ साथ पढ़िए। अब समय आ गया आपके जगने का और आप 100% जग जाइए। अब नींद नहीं लेनी है आपको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।